तो दोस्तों सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे जो है आपका जनरल साइंस का जो है क्लास रेगुलर आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है। और कुछ दिनों से मतलब अभी ब्रेक लगा हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, आज भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए जो है ये जनरल साइंस का जो है लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें जो है हमने जो क्वेश्चन इंक्लूडेड किया है वो कहाँ कहाँ से किया है, सोर्स में आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आप जब भी तैयारी करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमको कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले सिलेक्शन जो होना चाहिए वो आपका जो है परफेक्ट होना चाहिए। आपकी तैयारी परफेक्ट तभी होगी। आप कहीं से कुछ भी उठा के यदि पढ़िएगा तो फिर देखिए सिलेक्शन होने का चांस जो होगा वो मतलब कि कम होगा। लेकिन सही जगह से सही चीज पढ़िएगा, सिलेक्शन होने का कम समय में ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं ये जो क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आपको, ये सारे रेलवे के क्वेश्चन हैं अभी जो 2018 और 19, जैसे कि आपका एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इसके बाद जो है आपका ग्रुप डी का हो गया। ये जितने भी पेपर हैं ग्रुप डी का जो हुआ, इसके अलावा जो आपका इधर एसएससी का कुछ क्वेश्चन जो मिला हमको अच्छा, वो मैंने इसमें इंक्लूडेड किए हुए हैं। और जो लोग भी यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी, उनके लिए ये जो लेक्चर होगा बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। और आप देखिएगा मैक्सिमम जो होगा आपको इसी से ही मिलने वाला है। आप रेगुलर इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। अदरवाइज जो लोग मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी कोल इंडिया आया हुआ है, जयपुर मेट्रो का आया हुआ है, डीएमआरसी आया हुआ है, तो इस सब में भी देखिए आपका जनरल साइंस का पोर्शन रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें जनरल साइंस का जो पोर्शन रहता है वो जो लेवल रहता है एसएससी के लेवल का ही रहता है। ठीक है, एसएससी के लेवल का रहता है। तो इसीलिए मैं इस लेक्चर में क्या है कि मतलब एसएससी के भी जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं इंक्लूडेड किया हूँ। ठीक है, और जो लोग आप इन सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो का जो है अच्छी तरह से देखकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग चालू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन के साथ जो है थ्योरी पढ़ते हैं। जैसा जो लोग यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं उनको ये चीज अच्छी तरह से मालूम है, और यही मेथड जो है आपको आगे अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन का कंसेप्ट जरूर समझते जाइएगा, ताकि जो होगा आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि ये सारे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर कौन है। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और एक होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं और एक इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। तो ये दोनों चीज आप एक जगह समझ लीजिए अच्छी तरह से, ताकि यदि इन दोनों में से क्वेश्चन टॉपिक से बनता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। इससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करते हैं कि आपका जो मेटल होता है, यदि आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो कि आपके मेटल में है, ठीक है, और ये जो मेटल होते हैं थर्ड ग्रुप में भी मेटल हैं, तो ये जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। पॉजिटिव इन नेचर कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव ये आता कहाँ से है। सपोज कि कोई आपका एलिमेंट है इन ग्रुप का, जैसे सपोज कि आपका सोडियम ही हो गया। ठीक है, ये आप जानते हैं 11 होता है इसका। तो ये करता क्या है कि अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जैसे कि इसमें 11 है तो ये 2 8 और ये 1, आउटर मोस्ट शेल में ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड में 8 है और थर्ड में क्या है आपका 1 है। तो होता क्या है कि इसमें जो 1 जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये किसी मतलब कि दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है कि ये ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होगा कि अब जो है ये आपके पास जो आपका साइज होगा एटम का, वो साइज अब ये हो जाएगा, यानी कि 2 और ये 8 हो जाएगा। अब इसके पास क्या है कि ऑक्टेव पूरा हो गया है एलिमेंट का, तो ये अब स्टेबल एलिमेंट हो गया।
अब देखिए चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको यदि डेप्थ में यदि समझना है कि आखिर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, तो वो सब हम लोग थ्योरी में समझेंगे। इसमें भी थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका चला गया, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या जो है अभी भी बराबर है, और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और सिंपली हम लोग हमेशा उस कंसेप्ट की बात नहीं करते हैं कि क्यों आता है, ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये सिंपल में हम आपको बता रहे हैं कि ये आपका ट्रांसफर करने की वजह से यहाँ पे कहता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी जो एलिमेंट होता है वो जो रिसीव करता है वो भी ऐसा एलिमेंट होता है कि जो इसको गेन कर सके, ठीक है। अब देखिए ये चूंकि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और अब बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं, इसको ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी आपके मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ओवरऑल मेटल में भी जो आप जानते हैं कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने, इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी है इनमें जो है मेटल में ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इनके ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज मतलब कि एग्जिस्ट करता है। इस रीजन से हम मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो अब जितने भी मेटल होंगे वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब एलिमेंट कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये जो है ट्रांसफर कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको जो है ग्रहण करेगा यानी कि उसको रिसीव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एलिमेंट कहलाएंगे। सपोज हम एक एग्जांपल क्लोरीन का ले रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। आप 17 का लिखिएगा तो 2 8, ठीक है, और ये 7 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो है 8 और यहाँ पे जो है 7, ठीक है, 8 और लास्ट में जो है आपका 7 एलिमेंट यहाँ पे है। तो ये यदि एक इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर लेगा, तो ये क्या कर रहा है, अपना जो है ऑक्टेव जो है ये पूरा कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, और ये चाहेगा भी कि जितना जल्दी हो सके हम स्टेबल हो जाए। ये नेचर होता है, ठीक है, सब चाहता है कि स्टेबल हो जाए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में और इसका ऑक्टेव पूरा हो जाएगा। तो अब इस पे जो चार्ज आता है इस वाले पे, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए निगेटिव चार्ज क्यों आता है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब होता है क्या कि देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई है, ठीक है, प्रोटोनों की संख्या सेम है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है अभी भी सेम है, लेकिन निगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसको हम एक सिंबॉलिक मतलब की रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एलिमेंट कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये चीज दोनों जो है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो आपका ये तो चीज क्लियर हो गई होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों होता है और किस तरह से होता है। जितने भी मेटल होते हैं वो सारे आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। और जितनी भी आपके ये आप देखिएगा लास्ट ग्रुप जो होता है, ये 70 ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। ये क्या करते हैं कि रिसीव करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि आपका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कितना तक हो सकता है, यानी कि मेटल जो है कितने इलेक्ट्रॉन को वो जो है आपका डोनेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 तक कर सकते हैं, अप टू, ये भी कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि अप टू 3 तक ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे आपके मेटल होते हैं।
आप एल्युमिनियम का एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, जो जिसका 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वो अपना डोनेट करके स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो इतना चीज, इन सारे कंसेप्ट से आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। आप जरूर लिखते चले ताकि आपको रिवीजन में जो होगा बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए जो बोला जा रहा है कि नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसा आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है आपका, तो C6H12, तो इसके जो होते हैं आपके कुछ एलोट्रोप होते हैं, ठीक है। तो एलोट्रोप में आपका जैसे डायमंड होता है आपका, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, और एक जो होता है आपका फ्लोरेंस होता है। तो ये 3 जो होते हैं इसके एलोट्रोप होते हैं। बाकी कोल जो है इसका एलोट्रोप नहीं है, ये अलग फॉर्म ही होता है, चारकोल और कोल, जिसमें कि कार्बन पाया जाता है। तो ये चीज बहुत ही छोटी है और ये चीज आपको मालूम भी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब पीएच के बारे में भी हम बहुत पहले भी हम बता चुके हैं, और जो लोग रेगुलर बने हुए हैं उनके लिए एक सवाल है कि इस पी का जो है मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। तो इस पी का आप मतलब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पी का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे पीएच की बात किया जा रहा है, न्यूट्रल सोल्यूशन की बात किया जा रहा है। न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे एक पीएच स्केल आपको शो किया गया है। तो न्यूट्रल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7 होती है, ठीक है। तो यदि किसी ऐसे एलिमेंट या ऐसे सबस्टेंस, ठीक, या ऐसे सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 है उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, या सबस्टेंस बोलेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है आपसे। एक तो ये न्यूट्रल का मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये पीएच में पी की वैल्यू जो को आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अलग अलग बहुत सारे जो मतलब एग्जिस्टिंग आपके पास सबस्टेंस है उनके पीएच वैल्यू पूछी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे लेमन का पूछा जाता है बराबर, तो ये आपका 2.4 के लमसम में होता है। जूस हो गया, लेमन जूस, विनेगर हो गया, तो ये एसिडिक एसिड, तो ये सब का पूछा जाता है। बैटरी देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका, तो ये आपका पूछा जाता है। इसके बाद ब्लड का पूछा जाता है 7.4 जो है आपका। मिल्क का भी पूछा जाता है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे जो दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके सारे के पीएच वैल्यू जो है आप जरूर कम से कम इतना तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी और इससे मैं बता दे रहा हूँ, नीचे जो होता है 7 से नीचे ये जो होता है और ये 0 तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो होता है ये आपका बेस होता है और इसको बेसिक इन नेचर बोलते हैं। अब देखिए एसिड और बेस में क्या होता है कि ये जो होता है डिसाइड करता है आपका H+ आयन या H+ कंसेंट्रेशन। मतलब आपके सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, ठीक है। यदि आपका H+ आयन के कंसेंट्रेशन जितना ही ज्यादा होगा पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये भी रिलेशन आपसे पूछा जाता है कि पीएच और आपका कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन में क्या रिलेशन होता है। तो जितना ही ये ज्यादा होगा पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी और वो उतना ही ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। बेसिक जो होता है आपका वो बेस इन नेचर वो OH पे डिसाइड किया जाता है। और OH में जैसे जैसे आप यहाँ से मतलब 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो ये OH आयन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी और बेसिक इन नेचर जो है आपका बढ़ता जाएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन वो बढ़ते जाएंगे सॉल्यूशन में जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ लोग बोलते थे सर थ्योरी न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा कराते हैं और थ्योरी आप नहीं कराते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही हम कराएंगे, आपको कहीं से हम मॉडल पेपर नहीं लाएंगे और नहीं कहीं से हम कोई मतलब आलतू फालतू क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। रियलिटी है कि जो भाई क्वेश्चन पेपर में आने वाला है उसी टाइप का प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम निकलेगा। बाकी अपनी संतुष्टि के लिए चाहे जो भी लगाना है लगा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप भी तैयारी कीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आप बना भी सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है एनर्जी पोजेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg
व्हेन इट इज एन हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। और जी की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल बात है कि जहाँ पे भी हाइट की बात आ जाती है, आप जानते ही हैं, बताए हुए हैं कि जहाँ पे भी पोजीशन से रिलेटेड यदि कहीं आपको एनर्जी की बात की जाती है तो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कितना होता है, mgh होता है, ठीक है। और ये आपके जूल में होगा। m की वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 दिया गया है और यहाँ पे ये जो दिया गया है 6 दिया गया है, मीटर में है, सब केजी में है, ठीक है। कहीं कन्वर्ट करना हो तो वो भी देखते जाइएगा जब आप क्वेश्चन लगाइएगा तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कन्वर्जन भी गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से आपको जो है ये दिक्कत कर देता है। तो आप जो है ये 9.8, तो ये देखिएगा तो आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी 988 जूल, ठीक है। तो ये जो चीज आप मिला लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये जूल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आपसे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बस सेम है, बस घुमाया जा रहा है आपसे, मतलब पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होगा। इसी क्वेश्चन को आप मोमेंटम के भाषा में पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से पूछने का ये स्टाइल है। तो हर एक चीज को आप समझते चलिए कि कभी भी क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब देखिए मोमेंटम आप जानते हैं m इंटू v होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होती है। और इसका यदि हम यूनिट की बात करें तो मास का तो आप जानते हैं कि केजी होता है, और वेलोसिटी आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये यदि आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। और ये यूनिट इस तरह से भी कभी कभी एग्जाम में आता है आपसे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोनों चलता है। और फोर्स आपको मालूम ही है, ये भी एक जो है आपका फोर्स का ही फॉर्म होता है, थ्रस्ट। इसके बाद प्रेशर जो आप जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बाकी फोर्स आपको मालूम है m इंटू ए होता है, जिसका न्यूटन डाइन, ये आपका जो है न्यूटन जो होता है एसआई में होता है और सीजीएस में जो है डाइन होता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन। तो देखिए मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको बताया था, लिखा था, तो आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये जो होता है आपका न्यूटन, इसका यूनिट होता है, ठीक है। न्यूटन इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे प्रेशर की यहाँ बता चुका हूँ मैं। वेलोसिटी की अभी जानते हैं आपकी ये मीटर पर सेकेंड होता है। और फोर्स का तो हो ही गया, थ्रस्ट का भी ये हो ही गया। तो लगभग ऑप्शन सारे ये कंप्लीट आपके हो गए। तो इस तरह से आपके कभी कभी फार्मूला बेस्ड डिफिनेशन पूछे जाते हैं, तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या है कि एक बैटरी जो दी गई है आपके 12 वोल्ट की, ठीक है। तो ये आपकी सपोज की ये कोई 12 वोल्ट की ये बैटरी दी गई है और कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में है। और विथ रजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 और 0.5 और 12 ओम का, यानी कि आपका 1, 2, 3, 4 और 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और सीरीज में है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ और ये आपका 5। और इस तरह से ये कुछ सर्किट है, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। और यहाँ से 2-3 कंसेप्ट जो है बार बार पूछे जाते हैं, वो चीज आपको जो है नोट डाउन करना होगा। यहाँ पे देखिए ये 12 ओम दिया गया है और मैं हर एक में ओम लगा दे रहा हूँ, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें करंट क्या पूछा जा रहा है, देखिए टोटल करंट नहीं पूछा जा रहा है इसमें। बोला हाउ मच करंट वुड बी फ्लो थ्रू द 3 ओम रजिस्टर। अब देखिए क्वेश्चन को 2 तरह से पूछता, आंसर सेम आता। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 3 ओम जो रेजिस्टेंस है, यानी ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। या आपसे टोटल करंट पूछा जाता, सपोज ये वाला करंट पूछा जाता, तो भी आपका आंसर सेम ही होता। क्यों होता कि एक कंसेप्ट आपको मालूम होगा कि सीरीज में क्या होता है कि करंट जो होता है आपका, करंट होता है हर एक एलिमेंट में क्या होता है, सेम होता है। और पैरेलल के केस में क्या होता है,
पैरेलल के केस में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यदि आप वो करिएगा पैरेलल की सर्किट बनेगी तो पैरेलल की सर्किट कुछ इस टाइप से बनती है। तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और सीरीज की सर्किट कुछ इस टाइप से बनती है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी पूछा जाता है कि आपका सीरीज के केस में जो है करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है या सेम होता है। इसी तरह पैरेलल की सर्किट में पूछा जाता है और कभी कभी ये सर्किट भी आपको दे दिया जाता है और उसमें पहचान करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपसे सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन हो गया। ठीक है, उन पे बेस्ड उनका जो बेसिक मतलब क्या होता है डिफरेंस वो हमने देख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर जो है सेम होता। चूंकि ये सीरीज में है, करंट ये जो जाएगी वही करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो होगी, चाहे वो 0.2 हो, चाहे 0.4 हो, चाहे आपका 12 ओम रेजिस्टेंस हो। तो I इक्वल टू आप जानते हैं कि क्या होता है, V/R होता है। ये ओम का बेसिक सा लॉ है। तो V की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 12 दिया गया है और बाकी इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये आपका देखिए आपका ये 0.2 है और 0.3 5 हो गया, 5 और ये 4 9 हो गया और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो गया, यानी कि 1.4 ये हो गया और ये जो है आपका 12 दिया गया है यानी कि कितना हो जाएगा, ये 13.4 हो जाएगा। और इसको जब आप वो कीजिएगा, जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.95 ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 आएगा तो आप इसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ सॉरी 8 होगा, ये 855 एम्पियर आएगा, ये 55 आगे तक भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आए अदर आगे तो वो आपसे बन जाए, क्योंकि मेरा केवल ये क्वेश्चन सॉल्व कराने मकसद नहीं रहता है, बहुत कुछ आपको जो है सिखाने का मकसद रहता है, जो कि एग्जाम रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है या अभी मिला होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हम देख कर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी तो एग्जाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है कि कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस दैट। तो देखिए जो आपका कैटलिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और चीज पूछा जाता है कि क्या ये इक्वेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो जी नहीं, ये इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस इक्वेशन की स्पीड को जो है बूस्टअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है 2 पॉइंट इससे आप याद रखिएगा। जितना मैं बताता हूँ यार वो सारे के सारे जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सामने आए हुए हैं एग्जाम रिलेटेड, वही मैं आपको बताते जाता हूँ ताकि आपको एक बार 2 बार सुनिएगा तो वो ऑटोमेटिक फिट हो जाए आपके माइंड में और आप तुरंत ही क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, द शेप ऑफ द पाथ ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज। तो सपोज ये हमारा कोई एक मेटल है, ठीक है, और ये आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन है। एक बार समझ के रखे रहिएगा दोस्तों, होगा क्या ना कि ये आपको बहुत दिन तक रहेगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा मतलब समझा कर ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो सके, इमेजिनेशन हो सके, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहे। अब देखिए ये कोई एक मेटल है और आप जानते हैं कि जो मेटल होता है, ठीक है मैम, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके रेंडमली जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि आप जानते हैं कि भाई मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है ये मालूम है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो मेटल में डायरेक्ट करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? जब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट फ्लो होता है, तो आखिर करंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें करंट मेटल में क्यों नहीं फ्लो होता है? तो इसके पीछे रीजन यही होता है कि ये जो मेटल है, जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को शो किए हैं, रियली में ये जो इस तरह से यदि आपका विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए हुए ये इस तरह से नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं कि रेंडमली ये मूव करते रहते हैं, कोई इधर मूव करेगा, ठीक है, कोई इधर मूव करेगा,
ठीक है, ये कोई इधर मूव करेगा, इस तरह से ये रेंडमली क्या होते हैं कि ये मूव करते रहते हैं। अब रेंडमली मूव करने से होता क्या है कि कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और नेट जो रिजल्टेंट होता है वो मोशन का वो 0 होता है। ड्यू टू दिस रीजन करंट जो है इस तरह से मेटल में फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि आखिर मतलब किस टाइप से मूव करते हैं, तो ये जिगजैग पाथ में करते हैं आपका मूवमेंट या रैंडमली मूव करते हैं। अंदर ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब होता क्या है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आखिर करंट किस तरह से फ्लो होता है भाई, तो करंट फ्लो तब होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट कर देते हैं, ठीक है, इसमें जो है आप ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको बोलते हैं ना ईएमएफ या वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सब एक ही नाम है, काम अलग नहीं है, बस सेम है। तो होता क्या है कि ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या करता है कि इनको गाइड करते हुए ले जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को जो है गाइड यानी कि उनको देखभाल करने वाला कौन हो जाता है, वहां पे ये हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये क्या आते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में जैसा आप पोटेंशियल अप्लाई कीजिएगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है करंट जो है आपको फ्लो होने लगती है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो देखिए एक तो प्रेशर का पास्कल होता है, ठीक है, और एक प्रेशर का आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एक यहाँ से आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यूटन जानते हैं आप फोर्स का होता है, डाइन जानते हैं आप फोर्स का होता है, जूल जो होता है आपका एनर्जी का होता है। तो ये सारे चीज आपको मालूम होना चाहिए, और एक जो है यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा गया तो ये क्या होगा, पास्कल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है वर्क, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका वर्क हो गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद पावर हो गया, इसके बाद आपका एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं आप देख रहे हैं, इनका मतलब ये जो है स्केलर है, ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं उनके बारे में आपको मालूम होगा कि क्या होता है, उनमें जो होता है कि स्केलर वाले में मैग्नीट्यूड कॉल होता है और आपका डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस में ये वाला जो है ऑप्शन मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा है। और स्केलर का यही जो है आपका मतलब डिफिनेशन भी होता है कि जिसमें क्या होता है आपका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है, लेकिन मतलब वर्क से रिलेटेड था इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और भी जैसे कि वेक्टर की बात किया जाए, जैसे फोर्स हो गया आपका, ठीक है। और आपका एक चीज, हाँ आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसका जो है आंसर दीजिएगा कि एक करंट होता है, ठीक है, जैसे आई जिसको शो करते हैं, एक करंट डेंसिटी जे होता है, ठीक है। इसमें से एक कोई जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। जबकि आप देखिएगा इसको करंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा, इसको आप बताइएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 3-4 बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका रिपीट कर चुका है। तो ये आप जरूर खोज कर बताइएगा यदि आपको मालूम भी नहीं होगा तो, ठीक है, ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो सके। आप हमारे साथ यदि चल रहे हैं तो हमेशा बने रहिए ताकि आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत ना आए, और हम आपको इतना लेवल पहुंचा देंगे कि साइंस का आपका चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका ये ग्रुप डी का हो या कोई अदर एग्जाम हो, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, the postulate that all the atoms of an element are exactly alike was proved wrong with the discovery of,
तो देखिए जैसे कि बोला जाता था कि सपोज कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे हम कोई एलिमेंट सपोज कि कार्बन ही ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है कार्बन ही है, तो बोला जाता था कि ये जो एलिमेंट है आपका अलग अलग एटम से जो है मिलकर बना हुआ है। ये तो एक एलिमेंट हो गया, लेकिन एलिमेंट के अंदर जो एटम है, ये जो इसके एटम होते हैं, तो मतलब अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं, मतलब उनका शेप साइज ये सब जो है अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन इसको जो है मतलब कि गलत प्रूफ कर दिया गया। जब आइसोटोप के बारे में मतलब की खोज हुई तब पता चला कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। जो भी एलिमेंट होते हैं उनके एटम जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं, ये यदि एक एलिमेंट है कार्बन का, तो सारे के सारे इसी के फॉर्म में ही और इसी के साइज के एलिमेंट होंगे, ये पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये आपका मेन मतलब कि कंसेप्ट रहता है। आइसोटोप आपको मालूम ही है कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है और आपका एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसमें भी आइसोटोप को, आइसोबार को लेकर मतलब कि बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-4 टाइप से, तो उसको भी आप देख लीजिए। आइसोटोप का जो आपका जो आता है, कभी कभी बोल देता है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। या कभी कभी जो है प्रोटॉनों की संख्या बोल देता है कि जो रहता है प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। या इसके अलावा और कुछ मतलब कि तो नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है आपका इक्वल होता है, ठीक है। ये जो है इससे भी पूछा जा सकता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका इक्वल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये 3 तरह से पूछे जाते हैं। आप तीनों को अच्छी तरह समझ लीजिए। उसी तरह इसमें से आइसोबार से भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कभी भी किस तरह से घुमा क्वेश्चन पूछे, आप अभी सही ढंग से मतलब पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम ये जो है आपका बोला जा रहा है ऑल फोर्स हैव। देखिए फोर्स जैसे कि अभी शुरू से ही मैं बताता हूँ कि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना बस आप सही ढंग से सुनिएगा, तो मान के चलिए कि आपको साइंस के पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना मैं क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपके दिमाग में हमेशा गूंजता रहेगा मेरी बात, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूँ, क्योंकि अलग अलग ढंग से पूछा जाता है और हमको मालूम है कि इस तरह से पूछा जाएगा ही जाएगा, इसीलिए वो चीज मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए ये फोर्स बताया था, ये आपका क्या आता है, आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये चीज आपको मालूम ही है, तो यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। बाकी स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, अभी प्रीवियस ही देखे हुए हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपका फोटोसिंथेसिस से पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मतलब कि कौन जो होता है इसेंशियल नहीं होता है। तो आपको मैं एक यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है, वाटर जो आप देख रहे हैं कि ये जो है वाटर यहाँ से मिलता है इसको, सनलाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, तो ये आपका एटमॉस्फेयर से मिलता है। और जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है, शुगर या ग्लूकोज बनता है। इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है क्योंकि फार्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो C6H12O6 ये याद रखना है। और ऑक्सीजन जो है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, जो कि हम लोग लेते हैं, वो हमको इसी प्रोसेस के थ्रू प्राप्त होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप देख लीजिए कहाँ से कौन सा मटेरियल आता है, ये भी चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, आपका वाटर कहाँ से, लाइट, प्रोडक्ट क्या बनता है और मतलब कि क्या रिलीज होता है। ये सारी चीज जो है, आप फोटोसिंथेसिस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अब ऑप्शन में आइए कि आपको क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने देखा अभी कि इस वाले में CO2 था, ठीक है,
इसके बाद आपका जो है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल आपका जानते हैं कि जो पत्ते होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। और वही क्लोरोफिल की वजह से जो होता है कि वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और ये सनलाइट तो एटमॉस्फेयर से प्राप्त ही हो जाता है। तो इस तरह से आपका फोटोसिंथेसिस में जो है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका इसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे देख लिया था कि अभी हम लोग जस्ट देखे हुए थे, और यहाँ पर सनलाइट था। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्लोरोफिल जो होता है इससे पूछा जाता है कि ये मैग्नीशियम जो है कंटेन करके रखता है, इसका जो ग्रीन कलर होता है ड्यू टू मैग्नीशियम होता है। तो ये भी चीज आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को जो है एक जान फूंकते रहिए, और जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक शांत मत बैठिए। तो आज के लिए इतना ही।